नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम कक्षा 12 के लिए छंद प्रकरण पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हम यहाँ आज लिखेंगे छंद प्रकरण, और छंद प्रकरण में किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, किस किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छंद प्रकरण देखते हैं। तो इसके आचार्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके आचार्य प्रवर्तक के रूप में आचार्य पिंगल का नाम सामने आता है। कौन है? आचार्य पिंगल। अब आचार्य पिंगल के द्वारा ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था जिसके कारण से उनको इसके छंद प्रकरण के प्रवर्तक की उपाधि दी गई है या प्रवर्तक माना गया है? तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था छंदः सूत्र, और छंदः सूत्र नामक ग्रंथ के कारण से इनको आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का आचार्य स्वीकार किया जाता है। बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो साहित्य में ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, गण, पाद या चरण तथा दल इत्यादि के नियम लागू होते हैं उसे छंद कहा जाता है। परिभाषा हम लिखते हैं तो वह परिभाषा इस प्रकार से होगी: साहित्य की ऐसी रचना, साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, गण, पाद या चरण तथा दल इत्यादि के नियम लागू होते हैं उसे छंद कहा जाता है या कहते हैं। तो छंद की परिभाषा क्या हो गई कि साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, गण, पाद या चरण ये दोनों एक ही चीज होते हैं तथा दल इत्यादि के नियम लागू होते हैं उसे छंद कहते हैं। अब वेद पुरुष में छंद को यहां लिख देते हैं, वेद पुरुष के पैर अंग के रूप में छंद को स्वीकार किया गया है। किस रूप में स्वीकार किया गया है? पैर अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। वेद पुरुष के पैर अंग के रूप में छंद शास्त्र को स्वीकार किया जाता है। बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंदों के प्रकार की यदि हम बात करें तो छंदों का वर्गीकरण मात्राओं या वर्णों की गणना के आधार पर दो हिस्सों में किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे छंदों का वर्गीकरण, छंदों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे हम मात्राओं या वर्णों या गणों की गणना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहले नंबर पर आता है मात्रिक छंद। पहले नंबर पर कौन सा आता है? मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना होती है। और 2 नंबर पर आता है वर्णिक छंद। 2 नंबर पर कौन सा आएगा? वर्णिक छंद। इसमें या तो वर्ण गिने जाते हैं या गण गिने जाते हैं। इसमें क्या होता है? मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं या मात्राओं की गणना की जाती है। चलिए अब देखते हैं कि मात्रिक छंद कौन से होते हैं और वर्णिक छंद कौन से होते हैं। उस पर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रिक छंद। सबसे पहले अब क्या देखेंगे?
मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की पहचान के लिए तो जिन छंदों की पहचान, परिभाषा में क्या लिखा जाएगा, जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है, मात्राओं के आधार पर की जाती है, वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं, जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे छंद हैं जो कि मात्रिक छंद कहलाते हैं? जैसे दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलियाँ तथा छप्पई इत्यादि, तथा छप्पई इत्यादि। इन छंदों की जो पहचान है वो किस आधार पर होती है? वो मात्राओं के आधार पर होती है, इसलिए इनको मात्रिक छंद कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णिक छंदों की। वर्णिक छंद कौन कौन से हैं? तो वर्णिक छंदों की पहचान में सिर्फ यहाँ एक चीज़ बदली जाएगी और परिभाषा सेम रहेगी। तो परिभाषा में हम लिखेंगे जिन छंदों की पहचान, जिन छंदों की पहचान वर्णों या गणों के आधार पर, वर्णों या गणों के आधार पर की जाती है, वर्णों या गणों के आधार पर की जाती है, वे वर्णिक छंद, वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब वर्णिक छंदों में कौन कौन से होंगे? जैसे हम लिखेंगे द्रुत विलंबित, जैसे द्रुत विलंबित, उसके बाद में है वंशस्थ, कवित, वंशस्थ, कवित, सवैया, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, मालिनी तथा वसंत तिलका, तथा वसंत तिलका इत्यादि। ये जो छंद हैं इनकी पहचान या तो वर्णों के आधार पर होती है या गणों के आधार पर होती है, इसलिए ये वे छंद क्या कहलाते हैं? ये वर्णिक छंद कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लक्षणों के आधार पर हम छंदों का वर्गीकरण करके देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक कर और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लक्षणों के आधार पर। अगला हमारा प्रकरण क्या रहेगा? लक्षणों के आधार पर छंदों का, लक्षणों के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। तो लक्षणों के आधार पर यदि देखा जाता है तो छंद 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सम्य छंद। अब देखिएगा समछंद में यदि मात्रिक छंद है तो हम कहेंगे सममात्रिक छंद है, और वर्णिक छंद होगा तो समवर्णिक छंद होगा। नंबर 1 पर समछंद, नंबर 2 पर बात करेंगे तो अर्धसम, क्या हो जाएगा? अर्धसम छंद, और तीसरा हो जाएगा विषम छंद। तीसरा कौन सा हो जाएगा? विषम छंद।
अब इनमें इतना आगे न बढ़कर हम सीधा यहाँ बता देते हैं, समछंद के सभी चरण समान होते हैं। समछंद में क्या होता है, सभी चरण समान होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आधे आधे चरण समान होते हैं, आधे आधे चरण समान होते हैं। यदि हम बात करें विषम छंदों की, तो यहां पर न तो आधे चरण समान होते हैं, न सारे संद समान होते हैं, न सारे चरण ही समान होते हैं, बल्कि अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार की विशेषता पाई जाती है, और इसलिए इनको विषम छंदे कहा जाता है। सम छंदों की यदि आप बात करेंगे तो सम छंदों में जैसे रोला, चौपाई, रोला, चौपाई, गीतिका, हैरी गीतिका, ये सारे क्या होते हैं, समछंद होते हैं। इसके बाद में यदि हम उसकी बात कर लेते हैं वर्णिक छंदों की, तो द्रुत विलंबित नाम का जो छंद है वह भी क्या है, समछंद माना जाता है। अर्ध समछंद की बात यदि आप करेंगे तो यहाँ पर दोहा या सोरठा इत्यादि छंद जो हैं वे छंद क्या माने जाते हैं, अर्ध समछंदे माने जाते हैं। और विषम छंद जिनके न तो पूरे चरण समान हैं, न आधे आधे चरण समान हैं, और जब बल्कि अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वे चरण विषम छंद कहलाते हैं। तो इनमें छप्पे और कुंडलियाँ, छप्पे और कुंडलियाँ छंद मुख्य रूप से माने जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी जो शब्दावली है उस शब्दावली पर बात करते हुए, और शब्दावली कौन सी थी, उस शब्दावली की यदि बात करें तो आप यहाँ पहले वाले पेज को देखेंगे तो हमने यहाँ पर देखिएगा लिखा था यति, गति, मात्रा, गण, पाद या चरण तथा दल। तो इन जो शब्दावली है, इन शब्दावली पर बात करते हैं, और शब्दावली पर बात करते हुए आगे बढ़ें तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यति की, कि यति किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई छंद लिखते हैं तो उस छंद में कोमा का निशान लगाया जाता है, वह कोमा ही यति कहलाती है। लेकिन साहित्य की भाषा में या साहित्य में उसकी परिभाषा कुछ अलग प्रकार से लिखी जाती है, और उसी को यति कहते हैं। देखते हैं क्या परिभाषा है। तो यति किसे कहेंगे, यति लिखेंगे किसी छंद का वाचन करते समय जहाँ भी या जिस स्थान पर जहाँ भी विराम लिया जाता है, जहाँ विराम का मतलब होता है रुकना, विराम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जहाँ कहीं भी हमने विराम लिया उसे क्या कहेंगे, यति कहेंगे। जिस प्रकार से हम कहें कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, तो यहाँ हमने जो दोहा वाचन किया उसमें था लाली मेरे लाल की, यहाँ रुके तो यहाँ यति होगी और उसका निशान इस प्रकार से लगाया जाएगा। मतलब कोमा कह सकते हैं आप उसको, या अल्प विराम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है गति, यति और गति। गति किसे कहेंगे तो गति लिखेंगे किसी छंद का वाचन करते समय, किसी छंद का वाचन करते समय स्वर या लय में, स्वर या लय में आने वाले उतार चढ़ाव को ही गति कहा जाता है। उतार चढ़ाव को ही गति कहा जाता है। मतलब छंद का हमने वाचन किया और उस वाचन करते समय जहाँ
यदि हमने विराम लिया वो तो यति हो गई, और उस स्वर का छंद का वाचन करते समय जो आवाज हमारी ऊपर नीचे होती है, कभी तेज आवाज में बोलना पड़ता है, कभी धीमी आवाज में बोलना पड़ता है, जो लय जो उतार चढ़ाव आता है उसे ही क्या कहते हैं, हमें गति कहते हैं। किसमें? स्वर या लय में। अब तीसरे नंबर पर आता है पाद या चरण। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी इसकी परिभाषा होगी, किसी भी छंद के चौथे भाग को पाद या चरण कहा जाता है। पाद या चरण कहा जाता है। तो जैसे हम दोहा लिखते हैं कि दोहा यहां लिख ही देते हैं, जैसे लिखा, रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रही माँ, मोती मानस चून। तो ये जो उतार चढ़ाव था वो गति थी, यहां हमने विराम लिया, ये यति थी। अब देखिएगा, रही मन पानी राखिए। अब ये इतना जो भाग है, ये इस पूरे छंद में देखिएगा आप दो पंक्तियां हैं। अब दो पंक्तियों को हम चार भागों में करेंगे तो कितना होगा, 1/2। मतलब ये एक लाइन जो थी यहां, रही मन पानी राखिए, ये एक चरण हो गया। बिन पानी सब सून, वो 2 चरण हो गए। पानी गए न उबरे, वो तीसरा चरण हो गया। और मोती मानस चून, वो चौथा चरण हो गया। अब एक बात और नोट कीजिएगा आप, यदि कोई एक ऐसा छंद हो जिसमें कुल मिलाकर इस प्रकार से 4 पंक्तियां हो, जो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, तो यहां पर ये एक चरण हो गया, ये 2 चरण हो गए, ये तीसरा चरण हो गया, और ये चौथा चरण हो गया। यहां पर यदि यति लगी है तो इस यति वाले भाग को हम चरण नहीं मानेंगे, बल्कि इस पूरी पंक्ति को चरण माना जाएगा, क्योंकि परिभाषा में आपने लिखा है चौथे भाग को। जब दो पंक्तियों में लिखा था तो आधी लाइन क्या हो गई, एक चरण। जब 4 पंक्तियों में लिखा है तो एक लाइन एक चरण के रूप में काम में ली जाएगी। वो हैरी गीतिका और गीतिका में पढ़ेंगे। आप हैरी गीतिका पढ़ेंगे तो ये हैरी गीतिका में आपको इस प्रकार से मिलेगा, गीतिका में भी इस प्रकार से मिलेगा। जैसे हैरी गीतिका में 16-12 पर यति होती है, यहाँ यति तो 16-12 पर लग गई, लेकिन इसकी पंक्तियां कुल मिला के कितनी होती हैं, 4 होती हैं, इसलिए एक पंक्ति का एक चरण हो गया। अब यदि दोहा देखेंगे तो दोहे में मात्रा आती है 13-11 पर मात्रा आती है। तो 13-11 में हमने कहा कि अलग अलग लक्षण हैं, इसलिए ये किस प्रकार का है, अर्ध सममात्रिक छंद है। लेकिन हैरी गीतिका में 16 और 12 है। मात्राओं के तो चरणों में यति से पहले और बाद में अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन एक लाइन में लिखी है वहां पर 28 मात्राएं हैं, दूसरी में भी 28 है, तीसरी में भी 28 है, और चौथी में भी आपको 28 मिलेंगी हैरी गीतिका में। तो कुल मिला के इसके 4 चरण हो गए, और चारों चरणों में आप देखेंगे तो सभी में 16-12 पर यति है, सभी में 16-12 पर यति मिलेगी, सभी में 16-12 पर यति मिलेगी। इसलिए ये किस प्रकार का छंद माना जाता है, ये सममात्रिक छंद माना जाता है। वो बात आगे आएगी, आगे देखते हैं। चलिए, यति हो गई, गति हो गई, और आपका पाद या चरण हो गया। अब देखते हैं दल किसे कहते हैं। तो दल एक बता देते हैं, यहीं पे इसी के हिसाब से देख लीजिएगा। दल क्या कहते हैं, यदि एक पंक्ति में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सारी की सारी दल मानी जाती हैं। इसका मतलब दोहा नाम का जो छंद था उसका पहला और दूसरा चरण दोनों मिलकर एक दल बनाते हैं, ये दूसरा दल हो गया। तो अब हम ये कहेंगे कि दोहा में 4 तो चरण होते हैं और 2 दल माने जाते हैं। कितने चरण कितने हैं, 1 2 3 4, और दल कितने हैं, पूरा दोनों चरणों का एक दल है, तो इसको एक दल, और ये दूसरी लाइन जो है उसे दूसरा दल कहा जाता है। कि इसकी परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे
कि किसी भी छंद को लिखते समय यदि एक पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उसे उस संपूर्ण पंक्ति को दल कहा जाता है। अब आते हैं हम मात्राओं पर कि मात्रा किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। तो मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा की परिभाषा बड़ी सुंदर है, बड़ी शॉर्ट है, बहुत छोटी सी है। तो इसकी परिभाषा होती है किसी भी स्वर के, यहां ध्यान देंगे स्वर लिखा है हुआ, व्यंजन नहीं लिखा है, किसी भी स्वर के उच्चारण में, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही, लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है या कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं, किसी स्वर का हमने उच्चारण किया और उस उच्चारण में जितना समय लगा उस समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब स्वरों की मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की मात्राएं मानी जाती हैं। कितनी प्रकार की मात्राएं हैं, दो प्रकार की मात्राएं। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पर आप लघु या ह्रस्व मात्रा मानते हैं और ये मात्रा का जो सिंबल है वो खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है। जब भी हम किसी छंद पर मात्रा निर्धारण करते हैं तो वहाँ खड़ी पाई के रूप में इसका निर्धारण किया जाता है और इस प्रकार से एक सिंबल लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है और उसकी संख्या जो है वह 1 मानी जाती है। कितनी, 1 मानी जाती है। कौन से छंदों की बात कर रहे हैं, लघु स्वरों की, सॉरी कौन से स्वरों की बात कर रहे हैं, लघु स्वरों की या ह्रस्व स्वरों की। नंबर 2 पर बात यदि आप करेंगे तो यहाँ पर एक तो इसको गुरुचरण भी कहा जाता है या उसको दीर्घ भी कहा जाता है। अब दीर्घ या गुरु स्वर कौन से होते हैं जिनमें मात्राएं लगती है, तो इसकी जो सिंबल है वह एक वक्र रेखा के रूप में होता है और वक्र का अर्थ है एक टेढ़ी सी लाइन, एस की जैसी, अंग्रेजी के एस की तरह से एक लाइन लगाई जाती है। जब हम मात्रा निर्धारण करेंगे तब आप उसको और भली भांति देख लेंगे। और क्या होता है, इसकी संख्या कितनी मानी जाती है, वो बात यदि करें तो संख्या इसकी मानी जाती है 2। अब देखिएगा कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो लघु माने जाते हैं और कौन से ऐसे स्वर हैं जो कि गुरु या दीर्घ माने जाते हैं। तो देखिएगा लघु स्वर जिन पर 1 मात्रा लगेगी वो कौन कौन से स्वर हैं, उनकी संख्या तो 4 है। कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनके ऊपर मात्राओं का निर्धारण करते समय हमें एक एक मात्रा स्थापित करनी है। अब हम बात करते हैं दीर्घ या गुरु स्वरों की। वो कौन कौन से हैं, तो उनकी संख्या 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 7। अब आप बोल के देखेंगे, देखिए इसको बोला था हमने ए, गुरु स्वर में आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर ऐसे होते हैं जो कि किन्हीं 2 स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे आ स्वर है, ये ए धन ए से मिलकर बना है, इसलिए एक एक कितनी हो गई, 2। इसी प्रकार से सारे के सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर और किसी एक दो, किन्हीं 2 स्वरों के मिलने से बने। जैसे ए स्वर की बात कर लेते हैं तो ए या आ में ई जोड़ने से, ई या ई जोड़ने से बनता है। तो 2 से ज्यादा मात्राएं तो हो नहीं सकती। यदि इसमें एक और इसमें गुरु, इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें लघु, इसमें गुरु मानी जाए तो आप कोई सी भी देखेंगे तो 1 और 1 कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई, इन पे 2 मात्राएं स्थापित की जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्वर मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार की मानी जाती हैं। पहली लघु या ह्रस्व, जिसका सिंबल या जिसका प्रतीक होता है खड़ी पाई के रूप में और संख्या मानी जाती है 1। दूसरा होता है गुरु या दीर्घ, जिसका प्रतीक होता है वक्र रेखा, एक एस के जैसी आकृति, संख्या मानी जाती है 2। अब लघु स्वर कुल मिलाकर 4 होते हैं जो इस प्रकार से है, ए, ई, उ और री। और दीर्घ या गुरु स्वर 7 माने जाते हैं जो कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
औ। ये 7 स्वर ऐसे हैं जिन पर मात्राएं गुरु मानी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, मात्रा निर्धारण के नियम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे मात्रा निर्धारण के नियम, कि मात्रा निर्धारण के कुछ नियम हैं। जैसे हमने एक बात तो ये कर ली थी कि लघु स्वरों पर 1 मात्रा लगेगी और गुरु स्वरों पर 2 मात्रा लगेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन मात्राओं में भी फेरबदल हो जाया करते हैं। वो कैसे होते हैं? तो सबसे पहले इसकी जो शर्त है वह ये है, मात्रा सदैव, सबसे पहले क्या शर्त है कि मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही लगती है। मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही लगती है, व्यंजन वर्णों पर नहीं। व्यंजन वर्णों पर ये मात्रा स्थापित नहीं की जाती। दूसरा, इसकी जो दूसरी शर्त है वह क्या है वो, और आप एक तो वो देख ही चुके हैं कि लघु स्वरों पर कौन सी लगेगी और गुरु स्वरों पर कौन सी लगेगी। अब यदि एक जो नई सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देखें, या जो नियम है, सॉरी परिभाषा नहीं नियम, वो देखें कि यदि किसी लघु स्वर के, यदि किसी लघु स्वर के तत्काल बाद, यदि किसी लघु स्वर के तत्काल बाद कोई हलंत वर्ण, हलंत वर्ण को आप समझ सकते हैं कि आधा व्यंजन होता है वो हलंत वर्ण, या विसर्ग, विसर्ग का निशान इस प्रकार से हम लगाते हैं, या संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्णों में जैसे 4 तो है ही, क्षय, त्रय, जे और श्रय। यदि ये 4 आ जाते हैं, यदि ये 4 आते हैं किसके बाद? लघु स्वर के बाद, तो भी इनकी मात्रा क्या मानी जाएगी? संयुक्त वर्ण आ जाते हैं या आते हैं तो लघु स्वर होने के बावजूद भी गुरु या दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। क्या होगा? दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। और क्यों होता है वो देख लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर अमर, और अमर पर हमने लगाया लघु लघु लघु। दूसरा शब्द हमने लिखा अंतर। यहाँ देखिएगा अमर शब्द का उच्चारण किया हमने अमर, यहाँ कर रहे अंतर, तो ए पर बलाघात पड़ रहा है, ए पर ज्यादा जोर लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, अंतर बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर गुरु मात्रा हो जाएगी। क्योंकि इस लघु स्वर के तत्काल बाद क्या हो रहा है? अनुस्वार आ रहा है। या इस अंतर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा था हलंत वर्ण आता है, तो ये हलंत वर्ण आ गया, इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा, यहाँ लघु और यहाँ लघु। जैसे हम एक और लिखें, हमने कक्ष शब्द लिखा, तो कक्ष में क के बाद में क्ष आ गया, तो क्ष आने से यहाँ गुरु होगी और यहाँ पर लघु होगी मात्रा। इसी प्रकार से यदि हम और शब्द देखें, जैसे हमने लिखा कक्षा, तो क के आगे क्ष आ गया, तो यहाँ गुरु मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु मात्रा स्थापित की जाएगी। जैसे हम एक शब्द और लिखते हैं, और शब्द है हमारा अंतरिक्ष। अब यहाँ आप देखिएगा ए के तत्काल बाद क्या रहे? अनुस्वार, तो गुरु मात्रा। तय में लघु स्वर है, री में लघु स्वर है। अब यहाँ पर देखा था छोटी ई है, लेकिन आगे क्ष आ रहा है जो कि संयुक्त वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु मात्रा लगेगी और यहाँ पर लघु मात्रा लगेगी। जैसे हम लिखें सुंदर, तो श में उ की मात्रा है और यहाँ पर लघु होना चाहिए था, लेकिन अनुस्वार होने की वजह से गुरु मात्रा, यहाँ लघु और यहाँ लघु मात्रा स्थापित की जाएगी। चलिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये मात्राओं का क्रम तय होता है। इसके अलावा एक शब्द और है, जैसे पत्र शब्द लिखा, तो त्रय आ गया, यहाँ हमने आपने लिखा त्रय, तो यहाँ पर पत्र में क्या होगा? पे पर
हालांकि एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुरु मात्रा होगी और त्रय में एक मात्रा, कुल मिलाकर इसमें 3 मात्राएं मानी जाती हैं। तो यदि किसी लघु स्वर के तत्काल बाद कोई हलंत वर्ण आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, जैसे हम लिखते हैं प्रातः है, तो प्रातः में रे में आ की मात्रा आ रही है गुरु मात्रा, और तय के अंदर प्रातः है, तो तय को उच्चारण करते समय ज्यादा वक्त लगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी, गुरु मात्रा मानी जाएगी। चलिए 2 नियम हो गए। अब अगला नियम देखते हैं किस प्रकार से होगा। अगला नियम ये कहता है कि यदि किसी, ये 3 नंबर का नियम है, यदि किसी लघु स्वर पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, हालांकि हमने अनुस्वार वाली बात कर ली, अनुस्वार का प्रयोग होता है, किसी लघु स्वर पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो लघु होने के बावजूद भी उसे भी तो यहाँ हम लिखेंगे उसे भी गुरु माना जाएगा, उसे भी गुरु माना जाएगा, या हम कह सकते हैं उसे दीर्घ माना जाएगा, या उसकी मात्राएं 2 मानी जाएंगी। ठीक है। अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है, जैसे हमने एक शब्द लिखा था अभी अंतर, तो अंतर में यहाँ पर गुरु मात्रा, लघु लघु, हालांकि आपको मात्राएं हमेशा ऊपर ही स्थापित करनी है। एक होता है अनुनासिक, एक शब्द क्या था, अनुनासिक। अनुनासिक को आप चंद्र बिंदु के नाम से अभिहित करते हैं या जानते हैं। तो अनुनासिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुनासिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस अनुनासिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये शब्द तो है हंस और ये शब्द है हंस, हंस हंस। अब आप देखिएगा, इनके उच्चारण करके देखेंगे आप, तो हंस, तो हन यहाँ पर गुरु मात्रा हो जाएगी क्योंकि अनुस्वार आ गया, और ये लघु हो जाएगी। ये शब्द था हमारा हंस, इसको जैसे हम हंस को बोलते हैं उसी प्रकार से उतना ही वक्त इसमें लगता है, इसलिए इन दोनों पर लघु लघु मात्राएं मानी जाएंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे, हम एक जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनमें से एक चीज अभी शेष रह गई है, और वो शेष चीज जो रह गई है उस पर बात करते हैं। इकलौती चीज है। इकलौती चीज क्या है? इकलौती चीज वो है, हम देखेंगे मात्रा हमने देख ली, और अब हम देखेंगे उसके क्या कहते हैं, गण देखेंगे। अब हमें गणों पर बात करने के लिए अगला पृष्ठ लेते हैं। चलिए, तो आप ये वो याद रखें कि मात्राओं का प्रभाव उस पर, अनुनासिक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे गण। हमने बात की थी पहले ही पृष्ठ में, यदि किसी साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, चरण, पाद या गण इत्यादि के नियम लागू होते हैं तो उसे हम छंद कहते हैं। अब देखते हैं गण। तो गण किसे कहते हैं? तो गण लिखेंगे 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। किसे कहते हैं? 3 वर्णों का कोई समूह होता है उसे गण कहते हैं, और गणों की जो संख्या है वह 8 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। इसका एक सूत्र है, और वह सूत्र इस प्रकार से है, उसमें कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, इसका जो सूत्र है वो सूत्र ये इस प्रकार से है, ये माता राज भा ने से ले गा। इसका सूत्र क्या है? ये माता राज वानसलगा। अब इस ये माता राज वानसलगा से सारे के सारे 8 गण हम बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे पहला हमने ले लिया ये, तो पहला गण, और ये क्या गया, आप शब्द लिख दीजिए गण। तो पहला गण क्या हो गया? ये गण। दूसरा, दूसरे से लीजिए, दूसरा माँ था तो माँ का मैं बना दीजिए और आगे लिख दीजिए गण। तो दूसरा हो गया मगण, तीसरा हो गया तगण, चौथा हो गया रगण, पांचवा हो गया जगण, छठा हो जाएगा भगण,
छठा क्या हो गया, भगण, और भगण के बाद अगला हो गया नगण, और फिर हो गया सगण। ये 8 हो गए। अब सगण हमने यहां से ले लिया, तो आगे देखेंगे ले से तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही वर्ण बचते हैं, इसलिए ये एक फॉर्मूला इजाद किया गया है। और इनमें अब हम देखेंगे कि मात्राएं इन गणों में किस प्रकार से लगती हैं। इन गणों में मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं वो देखने का फॉर्मूला जो है वो इस ये मात्रा राजभान सलगा में ही छुपा हुआ है। अब देखिएगा ये से क्या लिखा, अब आप ये शब्द लिख दीजिए, ये से ये माता। दूसरा माँ से लिख दीजिए, तो दूसरा हो गया मातारा। तीसरा हो जाएगा ताराज। चौथा हो जाएगा राजभा। 3 शब्द अक्षर लिख दीजिए, आप 3 वर्ण लिख दीजिए बस सामने से। अगला हो जाएगा जभान, फिर हो जाएगा भाने से भानस। चौथा हो जाएगा न से ले, और 7वां हो जाएगा नैसले, और 8वां हो जाएगा शैलेगा। इन पर यदि हम मात्राएं स्थापित करते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन से गण में किस प्रकार की मात्राएं स्थापित होती हैं। ये मात्रा में आप मात्राएं स्थापित करेंगे तो क्या होगा, लघु, फिर गुरु, और फिर ता में गुरु। तो इसका मतलब यहां पर लघु गुरु गुरु इस प्रकार की मात्राएं होंगी। आप इसको देखेंगे मा तारा, तीनों में आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए तीनों में गुरु मात्रा। ताराज में देखेंगे ता में गुरु, रा में गुरु, जय में लघु। राजभा में देखेंगे तो रा में गुरु, जय में लघु, और भा में गुरु मात्रा। जभान में मतलब जगण में, जभान का अर्थ है जगण, जगण में क्या होगा, लघु गुरु लघु। भानस का मतलब भगण में क्या होगा, भा में गुरु, फिर नय में लघु, से में लघु। नैसल का मतलब नगण में क्या होगा, तीनों में ही आप देख सकते हैं लघु स्वर हैं, इसलिए लघु 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 मात्राएं लगेंगी। और इसमें सलगा में क्या होगा, मतलब सगण में क्या होगा, तो सगण में से, फिर ले, और गा में आ की मात्रा। इस प्रकार से ये मात्राएं स्थापित हो जाती हैं। इनके एक एक नाम और भी दिए गए हैं, जैसे ये तो इनके प्रमुख नाम हैं। ये इनका सूत्र का फॉर्मूला है कि सूत्र के आधार से हम मात्राओं को तय कर सकें कि कौन कौन से गण में कौन कौन सी मात्राएं लगेंगी। आप इनके अन्य नाम है वो देखें तो ये मात्रा में देखेंगे आदि जो होता है, आदि का अर्थ होता है आरंभ, तो आदि लघु था, इसमें क्या था, आदि लघु। इसमें क्या है, सारे के सारे गुरु हैं, तो इसका दूसरा नाम हो गया सर्व गुरु। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, सर्व गुरु। इसका अंत वाला जो है वो लघु है, तो इसको हम लिखेंगे अंत लघु। तीसरे का मतलब तगण का। राजभा मतलब रगण में क्या है, मध्य में लघु आ गया, दोनों साइड में दोनों बगल में क्या है गुरु मात्राएं, तो यहां पर लिखेंगे मध्य लघु। इसको क्या लिखेंगे, मध्य लघु। इसमें मध्य में गुरु आ गया तो इसका नाम हो जाएगा मध्य गुरु। ये कौन सा है, जगण है। भगण में क्या होगा, इसमें होगा आदि गुरु, इसका सेकंड नाम क्या होगा, आदि गुरु। नगण में तीनों ही लघु आ रही थी तो इसका नाम हो जाएगा सर्व लघु। आप यहां पर देखेंगे ये सर्व गुरु आ गया, ये सर्व लघु आ गया, और यहां पर अंत में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है, किसमें, सगण में। तो सगण का दूसरा जो नाम है वह क्या होता है, अंत गुरु। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या होगा, अंत गुरु। इस प्रकार से हम इनमें नाम स्थापित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी बच्ची का नाम कविता है, अब कविता पर आप मात्रा स्थापित कर रहे हैं तो यहाँ पर लघु है, वी में लघु है, और तय में आ की मात्रा होने के कारण से गुरु है। अब यहाँ पर लघु लघु गुरु मात्राएं आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सगण है, क्योंकि सैलेगा। आप इसको कविता में जैसे आपने मन ही मन स्थापित कर लिया कि लघु लघु गुरु होगी। अब आप इस सूत्र को बोलेंगे, ये माता राज भान सैलेगा, ये माता राज भान सैलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सगण है। आपके पास यदि कॉपी पेन नहीं हो तो भी आप इस सूत्र को याद रखकर और किसी भी शब्द में कोई भी जो भी गण है उस गण को बता सकते हैं। जैसे दूसरा शब्द हमने लिया भारत। भारत में क्या मात्राएं हैं, तो भारत में गुरु है, लघु है, लघु है। हम यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ देखते हैं, तो यहाँ गुरु लघु लघु आ रही है, तो ये माता राज भाने से। अब देखिए भाने से भगण हो गया, भाने से, यहाँ गुरु लघु लघु। इस प्रकार से मात्रा है। तो भारत में कौन सी मात्रा, कौन सा गण होगा, भारत में भगण होगा।
कविता में सगण होगा। और भी जितने भी प्रकार के नाम हैं, जैसे हम एक शब्द लेते हैं अक्षिता, तो अक्षिता में किस प्रकार की मात्राएं होंगी ये देखते हैं। एक के आगे क्षी आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर गुरु मात्रा है, क्ष में ई की मात्रा है, लघु मात्रा है, यहाँ पर गुरु मात्रा है। तो गुरु लघु गुरु, और गुरु लघु गुरु में मतलब दो, एक दो में मात्राएं किस प्रकार से होंगी यहाँ देखते हैं। ये माता राजय भा, ये आ गया राजय भा, मतलब अक्षिता शब्द में कौन सा गण होगा, अक्षिता शब्द में रगण होगा। एक और नाम देखते हैं, जैसे शब्द है हमारे पास आदर्श। अब आदर्श में क्या होगा, यहाँ पर लघु गुरु मात्रा हो गई, दे लघु है लेकिन इसके तत्काल बाद क्या आ रहा है, हलंत वर्ण आ रहा है, आधा रे आ रहा है, इसलिए इसमें भी गुरु मात्रा लगेगी और शय में लघु मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर मात्राएं किस प्रकार से हैं, गुरु गुरु लघु। और हम गण में देखते हैं तो गुरु गण में ये माता राजय भा ने से लेगा, ये माता राजय, ता रा जय, ता में गुरु थी, रा में गुरु है, जय में लघु है, और यही क्रम यहाँ आ रहा है। तो इसलिए आदर्श में कौन सा गण हो जाएगा, आदर्श में तगण हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। यदि आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अब सब छंद हम इसी प्रकार से इसी चैनल पर लगातार पढ़ेंगे। अगले वीडियो के इंतजार के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका साथी अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।